हाय एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। तो इस वीडियो में आप देखोगे बहुत ही जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर के। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। उनमें मैंने ईयर्स को भी इंडिकेट किया है। ईयर्स इंडिकेट करने का मतलब ये है कि सेम क्वेश्चन एक ईयर का है, लेकिन उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दूसरे सालों में भी पूछे गए हैं। तो इस तरह से तुम्हें देखना होगा कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं और तैयारी तुम्हारी कैसी होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो यदि कॉनकेव मिरर के कॉन्टेक्स्ट में पूछी गई हैं डेफिनेशंस, तो ऑब्वियसली कॉन्वेक्स में भी पूछी जा सकती हैं या फिर आपके लेंस के उसमें भी पूछी जा सकती हैं। कि सपोज लेंस की यहाँ पर देख रहे होगे तुम कि ऑप्टिकल सेंटर हो गया, फोकस, उसमें भी पूछा जा सकता है, फोकल लेंथ पूछी जा सकती है। तो इस तरह से करके आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि पोल की डेफिनेशन है। अब होता क्या, बच्चों को पता है कि ये यदि हमारा एक मिरर है तो डेफिनेटली इसमें पोल कहाँ पर है, यही पोल है, ये बच्चों को पता है। लेकिन जब वो लिखने चलते हैं तो कई बार उनको एक्सप्रेस करने में अपने आंसर को प्रॉब्लम आती है, वो उतने अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। तो बेटर होगा कि आप सारे आंसर्स जो डेफिनेशन है इनको लर्न कर लो। और मैं कहूँगी कि एनसीईआरटी में यदि आप देख रहे हो तो एनसीईआरटी की जो लैंग्वेज है उसमें भी लर्न कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी बुक से जो उससे पढ़ रहे हो जिसमें कंफर्टेबल हो तो डेफिनेशन जरूर लर्न कर लो प्रॉपरली। जैसे रेडियस ऑफ कर्वेचर है, अब पता है तुमको कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी आपकी कहलाती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन आप इसको कैसे लिख रहे हो इस पर डिपेंड करता है। कई बार बच्चे आलतू फालतू लिख देते हैं, घुमा कर लिख देते हैं आंसर, उसका कोई मतलब नहीं होता है और वो एग्जामिनर उसको नहीं पढ़ता है अच्छे से। लेकिन यदि आप टू द पॉइंट डेफिनेशन लिख रहे हो तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन हो गई, प्रिंसिपल फोकस की हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर, फोकल लेंथ। तो ये सारी जो डेफिनेशंस हैं ये आपकी पूछी जा सकती हैं। कोई भी एक दो पूछी जा सकती हैं या फिर 3 मार्क्स क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है या किस तरह से उसमें पूछा गया। जरूरी नहीं कि केवल डेफिनेशन का एक क्वेश्चन होगा, आपसे किसी एक क्वेश्चन में भी एक दो डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं। पार्ट्स में क्वेश्चंस आते हैं, आपने देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, तो उससे अंदाज होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज मेंट बाय द पावर ऑफ लेंस। अब यहाँ पर भी ये डेफिनेशन हो गई, यहाँ पर पावर से रिलेटेड डेफिनेशन हो गई, उसकी एसआई यूनिट पूछी गई, डिफाइन इट्स एसआई यूनिट। फिर आगे इसका क्वेश्चन है कि यू हैव 2 लेंसेज ए एंड बी ऑफ फोकल लेंथ +10 एंड -10 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कि पावर ऑफ लेंस बता दी आपने, उसकी एसआई यूनिट लिख दी। फिर पूछा है कि 2 लेंस दिए हैं, उनमें फोकल लेंथ +10 और -10 है। और पूछा है कि स्टेट द नेचर एंड द पावर ऑफ ईच लेंस। यहाँ पर आपको नेचर भी बतानी है, पावर ऑफ लेंस, यानी यहाँ पर न्यूमेरिकल पार्ट भी आ गया पावर बताने के लिए। और नेचर आपको पता होगा +10 है या -10 है, तो इससे क्लियर हो जाता है कौन सा कॉन्वेक्स लेंस होगा, कौन सा कॉन्केव लेंस होगा। विच ऑफ द 2 लेंसेज विल फॉर्म अ वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज। फिर कौन सा लेंस आपको वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज दे रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो इस तरह से करके कितना पूरा डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप यदि समझ के इसको पढ़ोगे बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। साथ ही पूछा ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो आपने यहाँ पर पावर लिख दी, फिर एसआई यूनिट लिख दी। अब आपको पता है जब भी प्लस आता है यानी कि यहाँ पर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, और जब भी माइनस में यदि फोकल लेंथ है यानी कि हम कॉन्केव लेंस की बात करते हैं। ठीक है, फिर पूछा है कि नेचर आपने बता दिया यहाँ पर। अब पावर का फॉर्मूला आपको पता है कि 1/f होता है। फोकल लेंथ हमेशा यहाँ पर मीटर में ली जाती है, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। फिर कौन सा लेंस जो है वर्चुअल लेकिन मैग्नीफाइड इमेज देगा। तो तुम्हें पता है कि जो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है उसी में आपकी वर्चुअल और मैग्नीफाइड, क्योंकि कॉन्केव लेंस में हमेशा क्या होती है, डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म होती है। तो ये सारी चीज़ें यदि तुम याद रखोगे, अपने माइंड में फिट रखोगे, तो कोई आंसर देने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर आपको रे डायग्राम बनाना है। कौन सा रे डायग्राम बनाना है, जिसमें कि आप दिखाओगे कि हाँ किस तरह से आपकी मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, क्योंकि आपको इसी का देना है ना, 8 सेंटीमीटर जब लेंस के सामने ऑब्जेक्ट प्लेस किया, फिर लिखा ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर, कि कहाँ पर आपकी वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो इस तरह से करके आंसर देना है। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2015 में, लेकिन यहाँ पर मैंने जो ये सारे ईयर्स डाले हैं, तो जब मैंने देखा कि हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में और कौन से क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो वो इन सारे सालों में भी पूछे गए हैं। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी आपको जो पावर वाला पार्ट है लेंस का,
वो ध्यान से पढ़ना, उसकी फार्मूला किस तरह से निकालना है, क्या ऐसा यूनिट है, डायोप्टर है, आपको पता है। फिर किस तरह से आप जो है कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस कहाँ पर यूज़ होगा वो सब बताओगे, तो ये इस पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी आपका 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पर 20 में, 17 में, 16, 2014, 13 एंड 2015 और 2019 में भी पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। अ कॉन्केव मिरर हैज़ अ फोकल लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड a 4 centimeter tall object be placed so that it forms an image at a distance of 30 centimeter from the mirror। देखो यहाँ पर पूछा है एक कॉन्केव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होगा, सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखना कि तुम्हें क्या क्या चीज़ें दी हैं। ठीक है, अब फोकल लेंथ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर दी है, लेकिन ये नहीं लिखा है कि प्लस में या माइनस में। ये आपको किससे निकालना है, आपको मिरर दिया है, कॉन्केव मिरर। ठीक है, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ, जब भी कॉन्केव वर्ड आना ना, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, हमेशा ध्यान रखना फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी। तो यहाँ पर कॉन्केव लेंथ है, कॉन्केव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर यानी कि माइनस में हो गई। एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड आ 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। अब यहाँ पर तुम्हें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दी है, वो आपने नोटिस कर ली। ठीक है, हाइट हमेशा ऑब्जेक्ट की प्लस में रहनी है, क्योंकि हमेशा ऊपर ही प्रिंसिपल एक्सिस के ऑब्जेक्ट प्लेस होता है। फिर व्हाट डिस्टेंस, यानी आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर वी पूछा है। सो दैट इट फॉर्म्स एन इमेज। अब इमेज कहाँ पर बन रही है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, यानी ये किसकी वैल्यू दी है आपको, वी की वैल्यू दी है। और यहाँ पर फ्रॉम द मिरर ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो यहाँ पर आपको फोकल लेंथ दी है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है, और आपको इमेज की डिस्टेंस दी है 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो ऑब्वियस सी बात है, यदि फोकल लेंथ आपकी 20 सेंटीमीटर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका हो गया 40 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज बन रही है। तो ये कौन सा केस बन जाता है, जबकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द कर्वेचर रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें कंक्लूड करके तब तुम अपना क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी। और ये ध्यान रखना है कि साइन कन्वेक्शन जो है वो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका ध्यान रखना है कि u की वैल्यू हमेशा माइनस में आएगी। इसके मेरे वीडियो भी हैं जो कि आप देख सकते हो। तो u की वैल्यू हमेशा माइनस में होगी यहाँ पर। ठीक है, और चूंकि कॉन्केव मिरर है तो इसमें v भी माइनस रहेगा, और v केवल एक ही पोजीशन में यहाँ पर प्लस होता है कॉन्केव मिरर में, जब आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर प्लेस है, आपका फोकस और पोल के बीच में। राइट, तो यहाँ पर सिचुएशन वो नहीं है, तो यहाँ पर v माइनस में आएगा, u तो माइनस में आना ही है हमेशा, इन ऑल केसेस u माइनस में आएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन देख सकते हो कि लगभग हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो क्या है कि इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज इट। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं कि कौन सा मिरर हो सकता है या कौन सा लेंस हो सकता है यदि इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड है तब, या फिर ये भी पूछा जाता है कई बार कि कौन सा लेंस होगा यदि वो एक मैग्नीफाइड और वर्चुअल इमेज दे रहा है। तो बहुत ही एक कॉमन क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, जो कि देख सकते हो यहाँ पर ये 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। उसके अलावा सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस 19 में, 16 में, 14 में, 15 में और 2020 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम देख रहे हो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट इज ऑलवेज इरेक्ट। कोई स्फेरिकल मिरर है और उसमें हमेशा यदि इरेक्ट इमेज बन रही है, साथ में डिमिनिश्ड है वो इमेज, तो किस तरह का मिरर है। तो देखो यहाँ ये केस, मिरर के केस में ये हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होता है, जबकि आपकी इमेज डिमिनिश्ड और इरेक्ट बनती है। फिर उसमें जो आपको लेबल करके एक डायग्राम बनाना है अपने आंसर को सपोर्ट करते हुए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपकी ये प्रिपरेशन भी आपको करनी है, इसको भी मिस नहीं करना है। नेक्स्ट है कि ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। यस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, इसमें कई बार बच्चे क्या करते हैं, रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन का बना देते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, जबकि यहाँ पर ध्यान देने की बात है
पूछा है शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2015 में, ठीक है। साथ ही रिलेटेड सिमिलर क्वेश्चन 2013, 14 और 20 में भी पूछा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। देखो यहाँ पर क्या पूछा है कि रिफ्लेक्टेड रे का पाथ बताना है आपको यहाँ पर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कुछ केसेस दिए हैं इसमें, और इसमें क्या होता है कई बार बच्चे क्या करते हैं कंप्लीट रे डायग्राम बना लेते हैं, बाकायदा ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे, जबकि यहाँ पूछा कि आपसे पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे। याद होगा तुम्हें जो रूल्स पढ़े हैं कि यदि एक रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो किधर होकर के जाएगी, या फोकस से होकर के आ रही है तो उसका पाथ क्या होगा रिफ्लेक्टेड रे का। तो वही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर कुछ केसेस दिए हैं, उसके लिए पूछा है आपसे कि अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर। कौन से मिरर की बात चल रही है? कॉन्वेक्स मिरर की। अब ज़रूरी तो नहीं कॉन्वेक्स मिरर ही पूछा जाए आपसे, कॉनकेव के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर लेंस के लिए भी। तो यहाँ पर कुछ पोजीशंस दी हैं कि यदि एक रे जो है वो स्ट्राइक कर रही है पोल पर मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो किधर होकर के जाएगी। तो आपको पता है कि यदि हम ये कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, अच्छा देखो कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव, ये स्थिति तो दोनों में एक सी होती है आपकी, कि जब भी रे पोल से टकराएगी यहाँ पर, ठीक है, ये एंगल थीटा बन रहा है जो कि आपका एंगल आई हो जाता है, तो उसी सेम एंगल से ये वापस आती है रिफ्लेक्टेड रे और एंगल आर बनाती है। तो यही वाला फिगर आपको यहाँ पर बनानी है, ठीक है। सेकेंड इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स इट्स प्रिंसिपल फोकस, और ये एरो लगाना नहीं भूलना है जब प्रिंसिपल फोकस पर डायरेक्ट होती है। देखो यहाँ कॉन्वेक्स मिरर है ना, इसलिए यहाँ पर वर्डिंग पर ध्यान देना, इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, यानी कि प्रिंसिपल फोकस पर यदि डायरेक्ट हुई है तब क्या होगा, वो पैरेलल होकर के जाएगी। और इफ अ रे इज पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल आती है तो वो इट अपियर्स एज इट इज कमिंग थ्रू द फोकस। तो इस तरह से आपको ये, क्योंकि वो डाइवर्ज होगी और ऐसा लगेगा जैसे एक पॉइंट से आ रही है जो कि उसका फोकस है। तो ये सारे आपको डायग्राम्स भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका, विद द हेल्प ऑफ अ रे डायग्राम स्टेट व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यस, रिफ्रैक्शन वाले पार्ट से जो आपका ग्लास स्लैब वाला है कि किस तरह से आपका रिफ्रैक्शन होता है, उसका जो रे डायग्राम बना सकते हो आप। और साथ में स्नेल्स लॉ जो है रिफ्रैक्शन का वो भी पूछा जाता है, स्टेट स्नेल्स लॉ फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑल्सो एक्सप्रेस इट मैथमेटिकली। पूरा आपको इसको जो एक्सप्रेस करना है वो आपको आना चाहिए। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यहाँ पर देखो ये न्यूमेरिकल पार्ट भी साथ में दे दिया है क्वेश्चन का, ये 2012 में पूछा गया था क्वेश्चन। साथ ही इसी तरह के क्वेश्चन 2013, 15 और 2016 और 20 में भी पूछे गए हैं। तो न्यूमेरिकल पार्ट क्या है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 2/3 and the refractive index of water with respect to air is 4/3 if the speed of light in glass is 2 multiplied 10 to the power 8 meter per second, find the speed of light in air and in water। तो ये आपको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चंस हैं उसका फॉर्मूला भी ध्यान रखना है। आपको ध्यान होगा उसका फॉर्मूला कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज आपको सेकंड मीडियम का निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम वर्सेस 1 में हो जाता है स्पीड ऑफ एयर ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। कुछ इस तरह से आपको ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना है आपको, और इनमें आपको प्रैक्टिस करनी है। 2-2, 4-4 क्वेश्चंस कर लोगे इसके तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है, आपने यूजेस जो पढ़े हैं मिरर्स के, चाहे वो कॉनकेव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये यूजेस। तो यहाँ पर एक एग्जांपल जो मैंने आपको दिया क्वेश्चन का, वो पूछा गया था आपसे कि मेंशन द टाइप्स ऑफ मिरर्स यूज्ड एज रियर व्यू मिरर एंड द शेविंग मिरर्स। ठीक है, रियर व्यू में आपको पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर यूज़ किया जाता है, शेविंग मिरर में आपका कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। लिस्ट 2 रीजन्स टू जस्टिफाई योर आंसर्स इन ईच केस। आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर्स को हर केस में कि क्यों रियर व्यू मिरर यूज़ किया गया है और या फिर क्यों शेविंग मिरर। तो 2-2 रीज़न यहाँ पर आपको देने हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस भी आपके इम्पॉर्टेंट हैं, यूजेस भी आपको लर्न करने हैं। तो समझ में आ गई, एक तरह से कंप्लीट चैप्टर आपको थॉरो एनसीईआरटी से पढ़ना है, बहुत अच्छे से करना है। साथ ही इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको करने हो। और जब आप एनसीईआरटी से पढ़ाई कर रहे हो, आपको ना तो एग्जाम्पल्स छोड़ने हैं, ना ही कोई न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी का छोड़ना है। कई बार
कि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। इस तरह से चैप्टर वाइज आपको हर चैप्टर की तैयारी करनी है। ऐसे वीडियो और भी आपको मिलते रहेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना, और यदि किसी एक क्वेश्चन को या सारे क्वेश्चंस को जो भी आपको चाहिए सॉल्व चाहिए आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। आई विल आंसर यू। थैंक यू।